बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ेर, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहते हैं और आप T20 स्पेशल ट्रांसमिशन देख रहे हैं जी। वर्ल्ड कप के हवाले से बात करें जी, ओबियसली सुपर 8 के मैचेस स्टार्ट हो चुके हैं और एक बड़ा अच्छा मुकाबला देखा गया वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड का। 180 का टारगेट था और इंग्लैंड ने 2 विकेटों पर ये पूरा कर लिया और बड़ा कामयाबी से उन्होंने सुपर 8 का भी अपना आगाज़ कर लिया। एक और मुकाबला भी होगा जी अभी कुछ ही देर के बाद 7:30 बजे इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के दरमियान, उस पर भी बात करेंगे। पैनलिस्ट ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तानी फॉर्मर टेस्ट कैप्टन अजहर अली ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इजहार भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अजहर भाई, एक्सपेक्टेड यही था कि इंग्लैंड जब आ गई है सुपर 8 में तो वो वर्ल्ड चैंपियन भी है, डिफेंडिंग चैंपियन भी है और जिस तरह की ब्रांड की क्रिकेट वो खेल रहे थे, खासतौर पर जो अभी रिसेंटली हमारे गेम्स पे वो खेले, वो बता रहे थे कि इतने आसानी से वो कप किसी को देंगे नहीं। नहीं, बिल्कुल देखिए, डिफेंडिंग चैंपियन भी हैं और वेस्ट इंडीज़ नो डाउट अपनी होम कंडीशन में देखें इंग्लैंड ने आउटस्टैंडिंग चेज़ किया। 180 इज स्टिल अ गुड टोटल जो कंडीशंस कैरेबियन में हैं, लेकिन अब देखने में आ रहा है कुछ ना कुछ जगहों पे ना पिचेस बेहतर बन रही हैं जिस पे हाई स्कोरिंग टोटल बीच में मिलने, जब भी हाई स्कोरिंग टोटल होगा तो इंग्लैंड बहुत खतरनाक हो जाएगी, इवन वेस्ट इंडीज़ भी बहुत खतरनाक होगी। लेकिन अगेन चेजिंग में डिफरेंट रहता है, जब आप टारगेट सेट कर रहे होते हैं अच्छे विकेट पे तो एट टाइम्स आप 10-15 रन शॉर्ट रह जाते हैं। जो चेज के अंदर अगर आपका मोमेंटम बन गया तो डिफेंड करना फिर ऐसी टीम के अगेंस्ट, स्पेशली इंग्लैंड, इवन वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट भी डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक प्लेयर भी उनका जैसे फिल शॉट शुरू हुआ और फिर रुका ही नहीं। और फिर जॉनी बेस्टो ने भी एंड पे आके आई थिंक आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली, उनकी फॉर्म भी वापस आ रही है जो कि बड़ा लम्हा फिक्रिया था इंग्लैंड के लिए, क्योंकि जब पहले मैचेस में उनसे बिल्कुल रन्स नहीं हो रहे थे और एक तो होता है ना रन्स ना होना और एक होता है कि यार लग ही नहीं रहा था कि जॉनी बेस्टो से स्कोर होगा, नहीं हमारे टाइमिंग बिल्कुल ऑफ थी। हमारे खिलाफ शादाब उनको फॉर्म में ले आए थे। लेकिन ये कि आई फील कि इंग्लैंड ऐसी साइड है कि अगर वो रिदम में आ गई, क्योंकि वो बड़े कल भी हम ये बात कर रहे थे, एक मुश्किल सिचुएशन से निकल गए हैं वो। एक बहुत बड़ा एक सेटबैक होता अगर वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाते, जिसमें उनकी इतनी शायद ज़्यादा गलती भी नहीं थी, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से मैच हारे। ऑस्ट्रेलिया से तो कोई भी टीम मैच हार सकती है, वो एक टॉप टीम है वर्ल्ड की, और जो दूसरे मैच उनका स्कॉटलैंड से वो बारिश की नज़र हो गया और एक मैच और बारिश की नज़र होता तो वो हम उनको जहाज़ पकड़ता हुआ देखते। तो आई फील के वो एक उससे निकले हैं और अब आई फील के वो अपने आप को सही तरीके से एक्सप्रेस करेंगे और आई फील कि वर्ल्ड कप में टॉप 4 में जाने की सलाहियत भी रखते हैं, बल्कि फाइनल तक जाने की भी सलाहियत रखते हैं। और एक प्रोफेशनल परफॉर्मेंस नज़र आई आदिल रशीद और मोइन अली की भी कंट्रीब्यूशन इसमें, क्योंकि एक टाइम पे अगर इनकी स्पेशली आदिल रशीद के 4 ओवर निकाल दें तो शायद टोटल जो है 200 से प्लस भी शायद चला जाता, लेकिन उनकी बॉलिंग बड़ी पिवटल साबित हुई क्योंकि उन्होंने बहुत इकोनॉमिकल बॉलिंग की। आई थिंक कि ये इंग्लैंड ऐसा ऐसा रिदम पकड़ेगी। अभी थोड़ी फास्ट बॉलिंग जिस तरीके से उनको फायर करना चाहिए उस तरह फायर नहीं कर रही, जैसे मार्क वुड हो गए या जाफर आर्चर हो गए, अगेंस्ट स्पेशली गुड साइड उनको बहुत स्कोर, इकोनॉमी रेट भी उनका हायर साइड पे है। तो आई थिंक कि अगर वो भी फॉर्म में आ जाते हैं, वो भी विकेट्स हासिल करना शुरू करते हैं, तो आई फील कि फिर एक पूरा कॉम्बिनेशन का सेट हो जाएगा। बिल्कुल इजहार भाई, बड़ी अचीवमेंट होती है किसी भी टीम के लिए कि आप 3-4 साल के स्पैन के अंदर दोनों वर्ल्ड कप जीते और जिस तरह इन्होंने पहले ओडीआई जीता, फिर T20 हमसे फाइनल जीता। जब हम इंग्लैंड में थे तो ऑब्वियसली मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोइन अली से भी ये बात की और आदिल रशीद से भी बात की कि आपकी टीम ने बड़ा बुरा परफॉर्म किया है 50 ओवर वर्ल्ड कप में, तो आपका मोराल कैसे आपने अप किया अपनी टीम का और ये दोबारा से उसी तरह की एक स्ट्रॉन्ग साइड नज़र आ रही है। तो उन्होंने कहा ऑब्वियसली हमने बड़ी मुख्तसर सी डिबेट की है अपनी थिंक टैंक के टीम मीटिंग के अंदर कि हर दिन आप नहीं जीत सकते, तो वो एक बुरा इवेंट था, बाकी हम चीज़ें ठीक करते आए, हम उसी पे फोकस करेंगे और कोई लंबी चौड़ी हमने प्लानिंग नहीं की। तो अपनी सक्सेस का जो उनका प्रिंसिपल था उसी को पकड़े रखा और देखेंगे एक टूर्नामेंट के बाद दोबारा वो खड़े हो गए। तो आप ओवरऑल उनकी जो अप्रोच है, जो गेम अवेयरनेस है, उसको कैसे ओवरऑल समराइज करेंगे? जो उनका अप्रोच वो तो वाज़े उन्होंने कर दिया कि ओमान के ख़िलाफ़ वो एक ऐसा मैच था जो उनकी क्वालिफिकेशन के लिए बड़ा क्रूशल था। उससे पहले स्कॉटलैंड वाला मैच वॉश आउट हो गया था और ऑस्ट्रेलिया से वो हार चुके थे और एक ऐसा सिनेरियो बन रहा था कि जिसमें शायद स्कॉटलैंड के साथ उनका हेड टू हेड जाए नेट रन रेट पे। उन्होंने ओमान को बहुत ही थोड़े रन आउट किया, फिर उसको 3-4 ओवर में चेज़ कर लिया। तो हमेशा से उनका एक जो स्टाइल है, जब से ये इन्होंने बेसबॉल मॉडल अडॉप्ट किया टेस्ट क्रिकेट में, फिर मैथ्यू मॉर्ट ने उसको वाइट बॉल में भी उसको किया है, तो बिल्कुल ही इनका तरीकाकार है कि कोशिश करते हैं अगली टीम को डोमिनेट करें।
तो कल वाले मैच की बात करें तो उसमें मेरा ख्याल है जो सेंट लूसिया का जिस तरह का ग्राउंड है उसमें हमने देखा कि बहुत ही हाई स्कोरिंग मैचेस हुए हैं अभी तक। ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉटलैंड के खिलाफ 180 चेज किया, श्रीलंका ने नीदरलैंड्स के खिलाफ 200 प्लस किया, फिर वेस्ट इंडीज़ ने अफगानिस्तान के खिलाफ 218 किया। तो उस हवाले से मेरा ख्याल में जो वेस्ट इंडीज़ का टारगेट था कल के मैच में वो थोड़ा कम था ग्राउंड के मद्देनजर रखते हुए। मेरा ख्याल है 10-20 रन शॉर्ट हो गए। और राइटली जब आप इस तरह के ग्राउंड पे आप टारगेट सेट कर रहे होते हो तो टारगेट को असेस करना कि क्या अच्छा टारगेट होगा हाई स्कोरिंग ग्राउंड्स पे वो बड़ा मुश्किल होता है। तो उस वाले से थोड़ा, लेकिन उसमें क्रेडिट जाता है एक तो जो शुरू में उनके ब्रैंडन किंग रिटायरमेंट हुए उसका बड़ा उनको नुकसान हुआ, और क्रेडिट जाता है कि मिडिल ओवर्स में आदिल रशीद और मोइन अली ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और उस तरह का मोमेंटम या फ्लुएंसी नहीं बन पाई वेस्ट इंडीज़ इनिंग्स की। इवन जिस तरह पुरान की जो अफगानिस्तान के खिलाफ इनिंग्स देखें वो और ये जो इंग्लैंड के खिलाफ इनिंग्स बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क था। आप देखें कि अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने 98 किया तकरीबन 40-50 बॉल्स पे। कल वाले मैच भी उन्होंने 35-40 के करीब स्कोर किया, लेकिन इतनी फ्लुएंसी से वो इतना स्ट्राइक रेट नहीं था। और साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि जो कल के मैच में क्रूशल रोल था वो बेयरस्टो की इनिंग्स का था। जब बेयरस्टो आए उस स्टेज पे इंग्लैंड वर 82 फॉर 2 और 200 के 100 के करीब रन चाहिए था 10 ओवरों में, और इतना ज़्यादा उस स्कोरिंग रिक्वायर्ड रन रेट के ऊपर नहीं चल रहे थे। और इस टाइम फिल सॉल्ट भी इतना फ्लुएंसी से हिटिंग नहीं कर पाए थे। बेयरस्टो के आते ही साथ ही उन्होंने जब हिटिंग की उससे फिल सॉल्ट को भी कॉन्फिडेंस मिला। और दोनों की जो इनिंग्स थी उसमें वेस्ट इंडीज़ की जो बॉलिंग थी मेरे ख्याल में उनके स्पिनर्स ने तो अच्छी बॉलिंग की। अकील हुसैन की अच्छी बॉलिंग थी, मोती की अच्छी बॉलिंग थी, रॉस्टन चेज़ की अच्छी बॉलिंग थी, लेकिन उनके फास्ट बॉलर्स ने स्ट्रगल किया। अज़ारी जोसेफ को बड़ी मार पड़ी और बाकी जो उनके दूसरे फास्ट बॉलर हैं उनको भी काफ़ी उन्होंने दे टुक देम अपार्ट। तो इस हवाले से वेस्ट इंडीज़ के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। वो डेफिनेटली होस्ट हैं, वो चाहेंगे कि और बेहतर करें। अगला उनका साउथ अफ्रीका से मैच है, यूएसए से मैच है, उसमें वो कोशिश करेंगे एक बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें। बिल्कुल ऐसे ही। अगर भाई सेंट लूसिया की हम बात करें, जितनी भी वेस्ट इंडीज़ की पिचेस सबसे बेहतर तो यही नज़र आ रही है। बट कहीं ना कहीं हमने जो स्पिन डिपार्टमेंट की बात करते हैं कि स्पिनर को मदद देगी, वो भी हमें नज़र आया। बट जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ जो टीमों की सक्सेस देखी है हमने लास्ट कोई 8-10 सालों में, एक डेकेड के अंदर, वो पावर हिटिंग है। और पावर हिटिंग जो ख़ासतौर पे ऑस्ट्रेलियन करते हैं या जो इंग्लैंड वाले करते हैं उसका कोई मैच नहीं है। इवन तो वेस्ट इंडीज़ वाले भी करते हैं बट इनकी इतनी कंसिस्टेंट बेसिस पे नहीं है, कभी ना कभी ये कोलैप्स भी कर जाते हैं। बट ये कंट्रोल्ड और पूरी कॉम्पैक्ट, तो मैं वही बात जिक्र करूँगा इंग्लैंड में इनके छक्के जब इनके प्लेयर मारते थे तो वो हमारे स्टैंड के तक, यहाँ जहाँ वो मीडिया बॉक्स था उधर तक आके गिरते थे। हमारे जो प्लेयरों ने छक्के मारे बड़ी मुश्किल से रोप के पार गिरते थे। तो एक बड़ा क्लियर आपको पावर का तो 6 रन से ना। उसका भी देख लेंगे। अब हमारा सबसे मेन प्लेयर बाबर आजम है, उसने 3 वर्ल्ड कप के अंदर 3 छक्के मारे हैं। तो जब कप्तान लीड करता है, बाकी टीम को मैसेज देता है, तो बाकी भी रिजवान के भी छक्के बहुत कम है। फ़खर एक ऐसा प्लेयर है उसको उसके नंबर पे नहीं खिला रहे, और आजम खान को और इफ्तिखार को हमने कहा ये पता नहीं क्या कर देंगे, वो बेचारे 2 रन नहीं बना पाते। तो ये तो बड़ा क्लियर डिफरेंस है हमारी पावर हिटिंग के अंदर भी और अप्रोच के अंदर भी। देखिए बहुत डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है। वही बात है कि हम जब भी हमारा बॉलिंग अटैक तगड़ा होता है और हम उन टोटल्स पे दूसरी टीमों को आउट करना शुरू कर देते हैं जिसमें हमारी बैटिंग वो या स्टैट करके देती है या वो अचीव कर लेती है, उन टोटल्स फिर हम वहाँ पे उस टूर्नामेंट्स में अच्छा करते हैं। अदरवाइज़ आई फील कि जब भी हाई स्कोरिंग होंगे गेम्स उसमें पाकिस्तान टीम स्ट्रगल करेगी। और ये इन प्लेयरों की गलती नहीं है, हमारे सेटअप की गलती है कि हमने उस चीज़ पे ध्यान, हम सिर्फ पावर हिटिंग समझते हैं कि छक्का मारना है। छक्का किस तरीके से मारना है, इंग्लैंड के प्लेयर्स की क्वालिटी क्या है कि वो अगर सही कन्वेंशनल हिट नहीं लग रही तो वो रैम शॉट भी मार सकते हैं, वो रिवर्स स्कूप भी खेल सकते हैं। तो वो किसी भी जगह टाई अप नहीं होते कि यार इस पिच पे या ये बॉलर ये मेरे से ये शॉट नहीं खा रहा। आप फाइनल की मिसाल सामने, नसीम शाह जो 2022 का फाइनल था, नसीम शाह बैट पे बॉल नहीं लगने दे रहा था बटलर के, उसने क्या किया, उसी की पेस को यूज़ करके कीपर के ऊपर से छिक्का मार दिया। तो उनकी मसल मेमोरी इतनी तगड़ी हो चुकी है प्रैक्टिस कर के, और अपनी स्किल को इतना डेवलप कर लिया हुआ है, तो उनके लिए कोई ऐसी ज़बरदस्ती नहीं वो काम करते, उनकी नॉर्मल लाइफ का हिस्सा है। मिड विकेट पे छक्का मारना, सामने छिक्का मारना, रिवर्स स्कूप करना, ये सारी चीज़ें उनकी मसल मेमोरी का हिस्सा बन चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने इतने अरसे से इस चीज़ की प्रैक्टिसेस की हुई हैं और ये तमाम प्लेयर्स उनके करते हैं। ये आप जो रूट को देख लें, उनका सबसे बेस्ट टेस्ट प्लेयर है, वो रिवर्स स्कूप करके टेस्ट में मारता है। हाँ। क्या क्यों करता है कि वो उन्होंने अपनी स्किल को डेवलप किया हुआ है। उन्होंने स्कूल्स में ज़्यादा गेम्स खेली हुई है, हॉकी खेली हुई है। ये जो हॉकी खेलना है, गोल्फ खेलना है, ये बहुत आपको सपोर्ट करता है
क्रिकेट के अंदर, क्योंकि आपका रिस्ट वर्क बहुत बेहतर हो जाता है, आपका आई जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। जो सारे स्कूप्स हैं, ये रिवर्स स्वीप्स, आप एवन मॉर्गन मारता था रिवर्स स्वीप, या जितने लोग मारते हैं, ये हॉकी बहुत अच्छा खेलते थे। तो इस वजह से इनकी रिस्ट में जान बहुत ज़्यादा, और बड़ी जल्दी ये अपने आप को स्विच करके दूसरी तरफ हिट मारते हैं। हमारा मसला ये है कि हमारी स्कूल में स्पोर्ट्स नहीं है, तो उसका क्या हुआ कि ना रग्बी है, ना गोल्फ है, ना हमारे पास वो है हॉकी है। तो वो होता क्या है कि हम सिर्फ क्रिकेट तक भाई क्रिकेट ही तो सही तरह खेले। बात ये नहीं, आप इस चीज को रियलाइज नहीं कर रहे कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये। आप एबी डिविलियर्स को देख लें, एबी डिविलियर्स 360 क्यों था? उसने टेनिस भी खेली हुई थी, उसने रग्बी भी खेली हुई थी, उसने वो गोल्फ भी खेलता है। तो ये सारी गेम्स एक्चुअली क्रिकेट में आपको सपोर्ट करती हैं कि आप, मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर आजम इस टाइम ये सारी चीज़ें खेलना शुरू कर दे, लेकिन जब तक आप अपने स्कूल्स में स्पोर्ट्स को आम नहीं करेंगे, तब तक आपकी बाकी स्पोर्ट्स में भी आपको फायदा नहीं मिलेगा। वो सारे कुछ स्पोर्ट्स आजकल बच्चों में भी ग्राउंड से खत्म हो गए, मोबाइल पे आ गई हैं, तो वही मैं आपको रीजन बता रहा हूँ कि व्हाई दे आर बेटर। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान टीम क्रिकेट नहीं खेल पा रही तो हॉकी खिला के उनको कैसे ठीक करें। मैं आपको एक रीजन बता रहा हूँ कि व्हाई दे आर बेस्ट। यू नो व्हाई ऑस्ट्रेलियन स्विच हिट पे छिक्का किसे मार रहे? अच्छा चले सारा कुछ, स्कॉटलैंड के प्लेयर क्यों मार रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, स्विच हिट पे छिक्के मार रहे हैं ना, क्यों मार रहे हैं? कि उनके उसमें भी हॉकी भी है और सारे स्पोर्ट्स वो खेलते हैं, तो इनको ये क्यों ज़्यादा अच्छी करते हैं ये चीज़ें? स्विच हिट क्यों अच्छी मारते हैं, रिवर्स को क्यों अच्छे मारते हैं? क्योंकि वो ये वाली गेम्स खेलते हैं, इनको ईजी होता है, ईजियर होता है निस्बतन पाकिस्तानी के इन चीज़ों को मास्टर करना। हमारे प्लेयर भी मारते हैं, लेकिन एक आधा मार के फिर दोबारा उनकी हिम्मत नहीं होती उस तरीके से मारने की, और बहुत कम प्लेयर हैं जो मार पाते हैं। तो इसीलिए आप देख लें कि अगर आप बाबर आजम के कह रहे हैं ना कि छक्के कम है, तो अगर किसी की स्ट्रेंथ सामने मारना नहीं है तो वो पीछे मैंने इंग्लैंड के कई काउंटी प्लेयर्स को देखा है जिनकी पावर हिटिंग इतनी तगड़ी नहीं है, लेकिन उन्होंने इन चीज़ों को इतना इंप्रूव किया हुआ है कि उनका स्ट्राइक रेट इस वजह से अच्छा रहता है, और वो कभी बॉलर की पेस यूज़ करके फाइन लेग पे और थर्ड मैन पे छिक्के मार रहे होते हैं। तो इन दी एंड उनके छिक्के आ जाते हैं, अगर उनसे सामने हिट नहीं लग रही तो वो पीछे छिक्के मार देते हैं। तो आई थिंक कि कहीं ना कहीं उनको एडवांटेज इस चीज़ का है। हमें ये है कि हमने अभी तक क्रिकेट के लिए जो हमें क्रिकेट इंप्रूव करने के लिए अपनी जो चीज़ें करनी चाहिए थी हमने वही नहीं की। तो अभी तो मैं तो बहुत दूर की बात कर रहा हूँ जिसमें हमारी स्पोर्ट्स जो हैं वो स्कूल तक चली जाएं, जो कि पहले होती थी लेकिन अब नहीं है, और उसका हम खमियाजा भुगत रहे हैं और भुगतते रहेंगे। ऑब्वियसली पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और आपका बेसिक जब स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो प्रॉब्लम आएगा। इधर भाई ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर भी एक अजीब स्टैट हमने देखने को मिला कि पाकिस्तान दुनिया की वाइस साइड बनी जिसने पावर प्ले में 1200 बॉल तकरीबन खेलने के बाद छक्का लगाया, और दुनिया 350 325 आराम से कर रही थी। तो हम बड़ा एहसान करते थे कि जी हमने 250 कर दिए, और रिजल्ट ये हुआ कि हम फिर सेमीफाइनल में क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। तो ये पावर हिटिंग बहुत फंडामेंटल अब क्रिकेट का पार्ट है। इससे आप मॉडर्न डे क्रिकेट से जितना भागना चाहें, जो ये मंत्रा बेचना चाहता है कि जी पावर हिटिंग नहीं चाहिए, हमें टेक्निकली साउंड होना है, वो मेरा ख्याल है एक पार्ट तो चले कुछ कह सकते हैं, बट 70-80% गेम आपकी शिफ्ट हो चुकी है। और अब जैसे ही अच्छी कंडीशन में आप आए हैं, आप देख रहे हैं रन्स भी होना शुरू हो गए, और वही टीम सर्वाइव करेगी जिसके पास पावर हिटिंग है। अब हमने कैप्टन की बात की, उसके पूरे 3 वर्ल्ड कप में 3 छक्के, रिजवान के मेरा ख्याल है कुछ 5-6 हैं। तो ये इतने कम अगर छक्के आप लगाएंगे, आपने बेस्ट बैटर आपके बहुत कम है। बाकी तो हम बात ही नहीं करते ना, इफ्तिखार की करें या उससे पहले 4-5 खुशदिल शाह वगैरह थे, तो उनके तो और ही कम आपको मिलेंगे क्योंकि उन्होंने कंसिस्टेंट रन ही नहीं किए। तो ये किस तरह पाकिस्तान इंप्रूव कर सकता है? देखिए पावर हिटिंग इंपॉर्टेंट है, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन टेक्निकली साउंड होना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप देखें जो बड़े खिलाड़ी हैं पूरी दुनिया में, चाहे रोहित शर्मा ले लें या बाकी भी टीम्स के आप देख लें, बड़े बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, वो अगर पावर हिटिंग करते हैं तो बटलर देख लें, तो टेक्निकली भी कोई इतने उनके बहुत ज़्यादा कोई फ्लॉज नहीं है। तो और साथ ही साथ पावर हिटिंग में जो मेरे ख्याल में जो नज़र आता है हमारे खिलाड़ियों में, अगर हम पावर हिटिंग करते भी हैं तो हमारे पास 2-3 ऐसी शॉट्स होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे होते हैं। आखिर को देख लें, वो ज़्यादा प्रेफर करता है कि लेग साइड पे मिड विकेट की तरफ वो हिटिंग उसकी ज़्यादा एक स्ट्रेंथ है, या इफ्तिखार है ड्राइव वो भी मिड विकेट की तरफ या स्ट्रेट पे शॉट्स अच्छी खेलता है, या बाकी वो शायद दुनिया का पहला प्लेयर है जो फुल टॉस पे आउट होता है। चले वो तो खैर फुल टॉस पे तो इंसान आउट हो ही कोई बार-बार नहीं होता ना। वो तो मैं ये कह रहा था कि इन टर्म्स ऑफ इवन पावर हिटिंग आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होनी चाहिए, जो अजहर भाई बात कहना चाह रहे थे कि ऑप्शंस अराउंड द विकेट आपके पास होनी चाहिए। कोई 1 या 2 या 30 शॉट पे आप रिलायंट नहीं होने चाहिए, क्योंकि आजकल की मॉडर्न डे T20 में जहाँ बैट्समैन ने इम्प्रूव किया, इवॉल्व किया, बॉलर्स ने भी इवॉल्व कर लिया है। वो स्लो डिलीवरीज आती हैं, बैक ऑफ द लेग आती है, फिर आपके पास यॉर्कर आता है, फिर फील्ड सेटिंग होती है। बाज़ अवत उन्होंने लेग साइड को बहुत ज़्यादा पैक किया होता है,
तो उस हवाले से आपके पास डिफरेंट शॉट्स होनी चाहिए, आप बॉल के मुताबिक, फील्डिंग के मुताबिक आप एडजस्ट कर सकें। हमारे खिलाड़ियों में जो प्रॉब्लम आती है, जो हमारे इवन पावर हिटर्स जिनको कंसिडर भी किया जाता है, उनके पास शॉट्स जो रिलाई ऑन रिजवान है, रिजवान ने हमने देखा है बहुत फ्रीक्वेंटली बहुत रिलाई करते हैं मिड विकेट पे जो स्लॉग करते हैं, या इफ्तिखार है वो ड्राइव स्ट्रेट ड्राइव या मिड विकेट पे करते हैं, फ़खर है वो भी मिड विकेट की। तो उस हवाले से मेरे ख्याल में हमारे बैट्समैन को जिस चीज़ पे वर्क करने की ज़रूरत है कि वो अपने पास, अगर उन्हें पावर हिटिंग भी करनी है तो शॉट्स उनके पास ऑल अराउंड द ग्राउंड होनी चाहिए, ताकि बॉल के मुताबिक, बॉलर के मुताबिक, फील्डिंग के मुताबिक, सिचुएशन के मुताबिक उस हिसाब से शॉट खेल। ये बड़ा एक टॉपिक है। मैं एक चीज़ में ऐड कर दूँगा, जो अगर आपका देखें कि अगर पूरे फील्ड को जो अभी भी यूज़ करता है सबसे ज़्यादा, वो आपका बैट्समैन बाबर आजम ही है। क्योंकि अगर आप देखेंगे बगैर छक्के मारे हुए उसका 120 प्लस 128 का स्ट्राइक रेट है। इट मीन्स कि वो कन्वेंशनल शॉट्स को इतना अच्छे तरीके से खेलता है, तभी वो इतने अरसे से कंसिस्टेंट भी है। येस, उसकी पावर हिटिंग नहीं है, लेकिन उसको हमारे प्लेयर्स जो बाकी हैं वो उसमें ज़्यादातर यही है कि अगर उनके एरिया में उनको रन ना मिले फिर वो कहीं पे भी और नहीं कर सकते, तो इस वजह से वो ज़्यादा फंसे भी रहते हैं। फिर वो होता है छक्का तो वो मार लेते हैं, लेकिन छक्के के बाद जो है वो उस तरह कैपिटलाइज नहीं कर सकते, वो नहीं कर पाते। जिस तरह डॉट बॉल की बात की कि ऑस्ट्रेलिया यूएसए के अगेंस्ट 47 थी, इंडिया के खिलाफ 50 से प्लस थी, तो अगर आप छक्का नहीं मार पाते तो चले एटलीस्ट रोटेशन ऑफ स्ट्राइक तो करें, वो भी नहीं हम कर पाते। और कई और मसाइल हैं जी। और आजकल कुछ ऐसी खबरें भी हैं, डेली कोई नई खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज़, जिस पे हम जिक्र करते हैं। अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तो ब्रेक से वापस आके 2-3 ऐसी खबरें हैं जो कल की हैं और आज की हैं, अदर भाई से उस पर अपडेट लेते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन। अदर भाई, 2-3 इंसिडेंट ऐसे हैं जिस पे ओबियसली आपका ओपिनियन चाहते हैं। सबसे पहला ये कि मोहम्मद हफीज़ साहब का एक इंटरव्यू आज काफ़ी वायरल है। उन्होंने कहा कि जब मैं डायरेक्टर था तो लड़के सो रहे थे। ये तब भी बात काफ़ी हुई थी डिस्कस, और लड़कों पे काफ़ी सख्ती की उन्होंने कि ये वार्म अप नहीं करते, ये सो रहे हैं, डग आउट में कैसे सो सकता कोई। और अभी भी उन्होंने, हमने देखा गिलक्रिस्ट के साथ प्रॉब्ली और माइकल वॉन के साथ इंटरव्यू में ही उन्होंने बात की कि ये लड़के किस तरह सो सकते हैं। ये मेरी ऑब्लिगेशन थी एज ए डायरेक्टर कि उनको मैं रोकता। उनको फोकस गेम पे होना चाहिए, चाहे बॉलर भी है उसको सिचुएशन का मालूम होना चाहिए। आप कैप्टन भी रहे हैं, प्लेयर भी रहे हैं, आपके ख्याल में, और कुछ का मानना ये है ओबियसली कि नहीं फ़र्क पड़ता, अगर किसी को बॉलर है तो वेट कर सकता, तो आप कैसे देखते हैं उसके ओपिनियन को? देखिए, हर कोच का अपना स्टाइल होता है, बट आई बिलीव मेरा इससे थोड़ा डिसएग्रीमेंट है, क्योंकि आई फील के कई दुनिया के बड़े प्लेयर गुजरे हैं जो इवन पैड किए हुए भी सो रहे होते। तो अगर तो वो बंदा परफॉर्म कर सकता है उस तरीके से, तो आई फील कि उसको उसकी कंफर्ट में रहने देना चाहिए। लेकिन हमारे लोग लिवरेज ले जाते हैं, लेकिन उस तरीके से परफॉर्मेंस ट्रांसफ़र नहीं करते। तो आई फील कि डिपेंड करता है कि वो 4-5 लड़के कौन से थे। हाँ, वो ऊपर के 3-4-5 नंबर के बैट्समैन थे या वो बॉलर थे। मैं हमेशा इस फेवर में हूँ, अगर बॉलर ने बॉलिंग की भी है एक दिन पहले तो वो उनको आप फ्री छोड़ दो। मैं तो इस फेवर एज ए कैप्टन भी कहता था, अगर मेरे बॉलर ने लंबी बॉलिंग की भी है, जाए सो जाए आराम से, हम बैटिंग कर रहे हैं, उस टाइम तक वो सो सकता है जब तक उसकी बैटिंग करीब ना आ जाए। अदर देन दैट, थोड़ा आई फील कि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं कि जो नेसेसरी नहीं है। इवन के वार्म अप मुझे समझ नहीं आती, अगर हमारी बैटिंग चल रही है और एक दिन पहले हमने बॉलिंग की हुई है और 11 नंबर 10 नंबर 11 नंबर के जो बैटर्स हैं उन्होंने क्यों वार्म अप करना है? वो जस्ट टीम टॉक करें और वो जाएं अपना रिलैक्स करें। हमने वो जो रखा हुआ ना कि वार्म अप लाजमी है, ये है, वो है, वो अब 4 बजे 5 बजे जाके उसकी बैटिंग आनी है, वो 10 बजे तैयार होकर बैठ जाएगा, फिर उसने जिसम उसका ठंडा हो जाएगा और फिर 4 बजे उसको दोबारा फिर स्ट्रेच करना पड़ेगा। तो आई फील के एट टाइम्स ना हम काफ़ी चीज़ें ऐसे करते हैं और वार्म अप लंबे वार्म अप कराते हैं। कई कोचेज़ बहुत ज़्यादा कि जी फील्डिंग लंबी एक मैच से पहले 15 मिनट पहले आप कितने के अच्छे फील्डर बन जाएंगे, कितने के अच्छे बैटर बन जाएंगे। आपने सुबह अपने आप को सिर्फ तैयार करना है मैच के लिए, जो आपने सुबह जॉब करनी है उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। आप ट्रेनिंग सेशन नहीं कर रहे, वो आपने कुछ कैचेस पकड़ने हैं, कुछ नॉकिंग अगर करनी है तो 5-7 मिनट की करनी है कि आपके पाँव चलना शुरू हो जाएं। इसी तरह आपने बॉलिंग करनी है कि आपका बाजू खुल जाए, आपके जिस्म खुल जाए और आपके रिदम आगे। लेकिन ये नहीं कर सकते कि आपने अगर बॉलिंग करनी है, बैटिंग करनी है तो आप सारी एनर्जी वार्म अप में लगा दें। तो आई थिंक कि कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवर जिस पे एम्फेसाइज कर दिया जाता है कि जी पता नहीं सो नहीं सकते ड्रेसिंग रूम में। मैंने काउंटी क्रिकेट खेली है, इंग्लैंड ड्रेसिंग रूम में के सारे किस्से सुने हुए हैं मैंने। दे डोंट केयर कि प्लेयर क्या कर रहा है ड्रेसिंग रूम में, रिलैक्स हो रहा है नहीं हो रहा, क्या कर रहा है, उसका अपना जो उसको कंफर्टेबल है वो करे।
और इन दी एंड जो ग्राउंड में वो 100% देता है। अगर आपने कहा ना कि जी वो दूसरी टीम से कुछ देखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, तो आपके पास एनालिस्ट है, आप उसको 5 मिनट में हर चीज़ दिखा सकते हो। ऐसा ही तो उसका पूरा मैच देखना ज़रूरी नहीं है उस चीज़ के लिए। आप हेड कोच बैठे हुए हो, आपका एनालिस्ट बैठा हुआ है, वो आपको ज़ाहिर बात है आप देख भी रहे हो तो तब भी आपको इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, अनलेस के आई फील के पाकिस्तानी एनवायरनमेंट में थोड़ा सा ये होता है कि अगर आपके बैट्समैन जिन बैटिंग करनी है भी जाके अगर वो सो रहे हैं उनको आप थोड़ा सा कह सकते हो और वो भी गाइड करके कहोगे उनको। मेरा नहीं ख्याल है, मैंने नहीं अपने करियर में देखा कि बैट्समैन अगर बैटिंग कर रहा है और उसको पता है कि अभी चौथे या 5वें नंबर पे बैटिंग है और हमारी एनवायरनमेंट के अंदर वो सो जाए, उसको पता है कि किसी टाइम भी बैटिंग आ सकती है। ये कि उस प्लेयर का जो टीम का पार्ट है और जिसने नहीं मैच खेलना, उनका दोनों का भी डिफरेंस है। वो प्रैक्टिस डिफरेंट करेगा और जो नहीं कर रहा वो डिफरेंट तरीके से करेगा। जी बिल्कुल। और अभी ये पास में हमने देखा है कि इस तरह की कंप्लेंट्स भी कुछ प्लेयर की आई कि आपने पहले एग्जिस्टेंस करा दी और आप हमें मैच से पहले बता रहे हैं। इसकी वजह से इन्होंने थोड़ा सा अर्ली बताना शुरू कर दिया, एक नाइट पहले ही, कि आप टीम में खेलेंगे ताकि वो उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को प्रिपेयर। आप कुछ ऐड करना चाहें सर? देखिए डेफिनेटली, लेकिन फॉर्मेट मैटर करता है। जिस तरह टेस्ट क्रिकेट में उसमें तो आप टाइम होता है, या 4 डे क्रिकेट है उसमें आप लेवरेज दे सकते हैं कि जो खिलाड़ी आपके हैं। टेस्ट मैच की बात की, हम टेस्ट मैच की बात तो उसमें आप कर सकते हैं। लेकिन T20 में तो मेरा ख्याल है ये जो शॉर्टर फॉर्मेट है उसमें वैसे नहीं सो सकते। उसमें तो नहीं, उसमें तो जितने भी 11 के 11 खिलाड़ी हैं उनको एक्टिवली एंगेज होना चाहिए। T20 में किसी ने एक दिन पहले 20-22 ओवर नहीं किए होंगे। वो तो T20 आपको जैसे ही आपकी इनिंग खत्म होनी है, अगली इनिंग के बाद अगर आपका मैच जल्दी भी खत्म हो रहा है तो आप बैक करने लग जाते हैं, आपने दूसरी टीम ने मैच खेलने आना होता है। तो आई थिंक T20 में तो मौका भी नहीं बनता इस तरह का। और अच्छा अदर भाई, एक और बड़ी 2-3 दिन से कंट्रोवर्सी बनना शुरू हुई है और 2-3 कंट्रोवर्सी हैं। एक तो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट है मुर्शद लुकमान साहब, उन्होंने भी कैप्टन और कुछ प्लेयर के हवाले से बड़े स्ट्रिक्ट किस्म के एलिगेशन लगाए हैं। आई डोंट नो उसमें क्या रियलिटी है क्या नहीं। दूसरा अभी एक और हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं इमरान रियाज साहब, वो नॉर्मली तो पॉलिटिकल चीज़ों पे करते हैं बात, उन्होंने शाहिद अफरीदी के हवाले से बातें की। बातों को मैं रिपीट नहीं करना चाहता, आई एम श्योर आपने भी सुनी है, मैंने भी सुनी है। तो अब इन दोनों के ऊपर, अच्छा आप जीतते हैं तो कोई बात नहीं करता, जब आप हारते हैं तो सारी बातें सामने आना शुरू हो जाती है और सारे बात कुछ पता नहीं ठीक भी होती कुछ नहीं भी होती, व्हाटसोएवर ये सारी चीज़ें डिस्कस होती है। एज ए प्लेयर आप बताइए ये पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए कितना हार्मफुल है, कितना डेंट कर रही है, और जिन प्लेयर के ऊपर बात की जा रही है इनको आप एज ए प्लेयर क्या समझते, क्या होना चाहिए? देखिए मैं तो, या बोर्ड क्या कर सकता है? सिंपल सी बात है, मैं अगर तो मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाता हूँ तो मैं स्ट्रेट अवे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डेफेमेशन का मैं केस अपने वकील को कहता कि करें। क्योंकि एक तो मेरे पर्सनल उस पर अटैक अगर होता है, और उसके बाद ये पाकिस्तान क्रिकेट पे एक बहुत बड़ा दाग है कि अगर आप कुछ नहीं करते तो ये आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने नाम को इस चीज़ में से क्लियर कराएं। क्यों वो कोई कहता है कि उनको क्यों इंपॉर्टेंस दे, क्यों इंपॉर्टेंस लोग सुन रहे हैं। अगर आगे से आप कुछ नहीं करेंगे तो लोग इस चीज़ को सही मानना शुरू कर देंगे। तो आई एम श्योर कि ये जिन प्लेयर्स का या एक्स क्रिकेटर्स का वो नाम ले रहे हैं और बड़ी धड़ल्ले से वो कह रहे हैं कि जी ये चीज़ हुई है, ये करते हैं ये, तो आप सबसे पहले अपना और पाकिस्तान का नाम इस चीज़ में आता है। कितने सारे प्लेयरों का नाम है, तो इट मीन्स ये तो सारे ही सब प्लेयर्स को ये लोग यही समझेंगे कि ये यही करते हैं। तो आई थिंक कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिन प्लेयर्स का नाम लिया गया है कि वो इनके खिलाफ डेफेमेशन का केस दायर करें, वरना ये आई थिंक कि ना कुछ करना बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। क्योंकि बहुत लोग दुनिया में इस चीज़ को देखते हैं और वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये जिन लोगों का नाम ले रहे हैं ये आगे से कुछ करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। और पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो कोई ऐसा कहीं भी प्रूफ के बगैर कोई बात नहीं करता। पाकिस्तान में सब कुछ अब सोशल मीडिया के तो कैसे जाने दे सकते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं तो 1 मिनट नहीं लगाता। जो भी नेक्स्ट टाइम होता है जितना टाइम उसको केस दायर करने में लगना है ना उतना टाइम होना था और उसके बाद वो दायर हो जाना था। अनलेस कि छुट्टी वुट्टी का केस होता, टाइम होता तो वो अलग बात है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है घंटे 1.5-2 घंटे से ज़्यादा इस चीज़ में लगने चाहिए। और मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये वन स्पोर्ट नेशन हम रह गए हैं और इतना आसान है कोई बात कर दे, और जिस पे बात की जा रही है जैसे अजहर भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, उसको डेफिनेटली कोर्ट में जाना चाहिए। जो भी है हमारा एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, फोरम मौजूद है, उधर जाके आप उसके कह जी आपने बात की है इसको प्रूव करे। अगर नहीं तो पूरी नेशन से माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल पूरी नेशन से माफी मांगनी चाहिए कि अगर इसमें कोई रियलिटी नहीं है, अगर है तो प्रूव करे ताकि पूरी दुनिया को पता चले कौन कल्प्रिट है। आपका क्या टेक है इस पे? देखिए डेफिनेटली अगर तो असल अनफॉर्चुनेटली जब जिस तरह कहते हैं ना कि सक्सेस हैज़ मेनी फादर्स व्हाइल फेलियर इज एन ऑफर, जब एक
फेलियर इज़ एन ऑर्फन, जब बुरा टाइम गुजरा हो तो फिर इस तरह की स्पेकुलेशंस भी होती हैं। एज अ प्लेयर्स इन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर तो इसमें कोई सदाकत है फिर तो डेफिनेटली जो भी एक्शन बनता है लेना चाहिए, लेकिन अगर कोई झूठ है, बेबुनियाद है, स्पेकुलेशन है, उस हवाले से जो भी लीगल कोर्स है वो लेना चाहिए खिलाड़ियों को। बिल्कुल। अच्छा अदर भाई, अब थोड़ा सा बात करें तो अब मैच अभी खेला जाएगा इंडिया का और अफगानिस्तान का। ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि इंडिया बड़ी स्ट्रॉन्ग साइड, और जैसा स्ट्राइक रेट के ऊपर बात हो रही थी तो स्ट्राइक रेट 147 का है शुभमन गिल का, और ओडीआई में नंबर 1 रैंक प्लेयर है, और हर बंदा कहता था विराट कोहली को रिप्लेस करने की तरफ जा रहा है, उसको नहीं रखा इन्होंने, रिंकू सिंह को नहीं रखा जिसका 160 के अबव है। तो इतने बड़े नामों को इंडिया छोड़ के अपनी टीम बनाई, मतलब वो देवर सो मच कॉन्फिडेंट। दूसरी तरह अफगानिस्तान, हम एसोसिएट साइड नहीं कह सकते, टेस्ट प्लेइंग नेशन है, अब इवॉल्व हो रहा है। एक तो मुकाबले को कैसे देखते हैं, और क्या ये बैगेज इनके माइंड में इंडिया के होगा कि अभी तक के मैच में ना रोहित शर्मा चल रहा है ना कोहली चल रहा है? अच्छा देखिए, एक चीज़ तो मैं, जैसे आपने काफ़ी लड़कों के नाम लिए, कुछ लोगों से इंडिया में बात भी हुई, वो भी ये कह रहे थे कि कुछ ना कुछ फेवरेटिज्म उधर भी होता है। रिंकू सिंह किस तरह टीम में नहीं है, या और प्लेयर्स ऐसे नहीं है, डुबे कैसे टीम में आए हैं, हाँ। वो भी देखें, मैं इंडियन क्रिकेट का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ये इंडियन लोग हैं जो बात कर रहे हैं, उधर के जर्नलिस्ट हैं या उधर के जो स्पोर्ट्स को बहुत फॉलो करते हैं वो लोग हैं, वो ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म कुछ पार्ट ऑफ द इंडियन सिटीज़ या जो भी स्टेट्स से उनका ताल्लुक होता है, तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिल जाती है, और जो कि इस वर्ल्ड कप में भी उनको नज़र आ रही है। तो आई थिंक एट टाइम्स आपको थोड़े से सरप्राइज डिसीजंस लगते हैं इनके, लेकिन इंडिया की टीम बहुत तगड़ी है, और अफ़गानिस्तान एज ऑलवेज डेंजरस है। बड़ा ज़बरदस्त मैच, मैं तो समझता हूँ बड़ा अच्छा मैच होगा। अगर पिच कहीं कंडीशन थोड़ी सी भी मुश्किल टाइप हुई तो फिर मुझे तो वो गेम फिर अगेन 50-50 वाला नज़र आएगा कि, और अफगानिस्तान सरप्राइज भी कर सकता है इंडिया को। बिल्कुल। अदर भाई, जिस तरह हमने बात की तो उन्होंने डिबेट ये 1-2 मंथ इंडिया के अंदर विराट कोहली के लिए भी होती रही, क्योंकि आईपीएल उनका उस तरह उन्होंने अच्छे स्ट्राइक रेट से नहीं खेला। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें 50 ओवर के वर्ल्ड कप में भी इन्होंने नहीं जितवा पाए, तो इनको T20 एटलीस्ट इसमें फॉर्मेट में इनको अब जिनसे मादरत कर लेनी चाहिए और नए लड़कों को चांस देना चाहिए। बट वो इतना बड़ा प्लेयर है, उसकी हिस्ट्री में इतनी ज़्यादा मैच विनिंग इनिंग है, तो ओबियसली वो उसके साथ आए। बट उनके माइंड में कहीं ना कहीं होगा कि कोहली भी रन नहीं कर रहा, रोहित शर्मा उनका सबसे मेन की प्लेयर है वाइट बॉल में, वो भी रन नहीं कर पा रहे। तो क्या आपको लगता है कि ऐसी पिचेस में स्पिनर फंसा पाएंगे इनको? नहीं, जो अफ़गानिस्तान का रिकॉर्ड है इंडिया के ख़िलाफ़, वो तो बहुत ही कोई इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। अभी तक आपस में इन्होंने 13 मैचेस खेले हैं अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स, और सारे के सारे इंडिया जीते हैं। और इवन T20 जितने भी हैं वो भी सारे 8 T20 गालबन हुए हैं, वो भी आप इंडिया ही जीता है। और मेरा नहीं ख्याल कि अफ़गानिस्तान को इंडिया को ज़्यादा थ्रेट देगा। अफ़गानिस्तान जो इंडिया के पास है एडवांटेज है, उनके पास लेफ्ट हैंडर्स काफ़ी ज़्यादा है। आपने देखा कि राशिद खान को पिछले मैच में बहुत ईजीली वेस्ट इंडीज़ ने टारगेट किया, उनके लेफ्ट हैंडर्स ने, जो मेन स्ट्रेंथ है। और अगर आप पेस बॉलिंग भी देखें तो जो इंडिया के बैट्समैन है वो बड़ा इजीली, मेरा ख्याल है, जो इनके पेस बॉलर्स हैं, स्पिनर को सबसे अच्छा खेलते हैं, स्पिनर को भी खेलते हैं, फास्ट बॉलर्स को भी अच्छा खेलते हैं, और हर तरह का उन्हें एडवांटेज है। और बैलेंस साइड भी इंडिया की सबसे बैलेंस साइड है। आप उनके फास्ट बॉलर्स देख लें, जसप्रीत बुमराह बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, सिराज अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अर्शदीप सिंह है उनके पास, या अक्षर पटेल है, या जडेजा है। एक शायद वो चेंज करें, क्योंकि ये सिंस से वेस्ट इंडीज़ में है, तो अब वो कुलदीप यादव को लेके आए 3 पेस की बजाय, क्योंकि हार्दिक पांड्या भी पेस बॉलिंग करते हैं, तो शायद इन तीनों का जो पेस ट्राया हुआ है, अर्शदीप का, हरदीप का, सिराज का और बुमराह का, इसमें से किसी एक को ड्रॉप करके शायद कुलदीप यादव को लेके आए, क्योंकि स्पिनिंग वेस्ट इंडीज़ फ्रेंडली होती है। तो अदरवाइज़ आई थिंक जो अफ़गानिस्तान का मिडिल ऑर्डर है, अगर ओपनिंग में इंडिया इनके थोड़ा चैलेंज कर ले टॉप ऑर्डर को, फिर मिडिल ऑर्डर उनका ससेप्टेबल है, और वैसे भी अफगानिस्तान इस टाइम लो ऑन कॉन्फिडेंस है। तो मेरा ख्याल में इंडिया बासानी अफगानिस्तान को आज हरा देगा। ये तो भी कुछ ही देर में मैच होगा, फिर देखते हैं। और मेरा ख्याल है टॉस भी बड़ा वाइटल रोल प्ले करेगा, और चेस करने वाली टीम ओबियसली मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं लगता है इन पिचेस पे ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकती है। अभी जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपसे इजाज़त चाहेंगे। रात 11 बजे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।